इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है कैपेसिटर। हालांकि यहाँ भी चार्जेस एट रेस्ट रहते हैं मोस्टली। तो कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर से बना हुआ रहता है, इसीलिए हम पहले आज कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर आपको मालूम होगा जिसमें जो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ऑलमोस्ट फ्री रहता है, मैटर के अंदर में वंडर करते रहता है। उनका मोशन जो है रैंडम रहता है एंड ड्यूरिंग मोशन वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन से और फिक्स्ड आयन के साथ। बिकॉज इनका मोशन रैंडम रहता है, एवरेज चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन जो है जीरो रहता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है ऑपोजिट टू फील्ड एक्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन जो है ऑपोजिट टू फील्ड ड्रिफ्ट करने लगता है, हेंस इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये आज का टॉपिक। सो हम डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। सो कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, किसी भी शेप, किसी भी साइज, इसके अंदर अगर करंट नहीं है, करंट अगर नहीं है, करंट अगर जीरो है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। रीजन लॉजिक सिंपल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एग्जर्ट करेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट टू फील्ड ड्रिफ्ट करेंगे, हेंस करंट होगा। अगर करंट नहीं है इसका मतलब फील्ड नहीं है। ठीक है। सो फिर से स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो इनसाइड ए कंडक्टर एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और इसका जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट है, अगर करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। सो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड्स ऑन सरफेस ओनली। सो कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप, किसी भी साइज का है, आप चार्ज दे दीजिए, चार्ज जाके सरफेस में जमा हो जाता है। चार्ज सिर्फ सरफेस पे जमता है। मान लेते हैं कि चार्ज इस वॉल्यूम में जमा हो गया, मान लेते हैं कि चार्ज इस वॉल्यूम में जमा हो गया और इस वॉल्यूम का जो सरफेस है उस पर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। ये जो वॉल्यूम है इसका सरफेस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या है? E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो मालूम है E जीरो है, E जीरो है, इसका मतलब क्यू एनक्लोज्ड जो है जीरो हो जाएगा। तो ये जो आर्गुमेंट है हम छोटा से छोटा वॉल्यूम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। छोटा से छोटा वॉल्यूम पर भी हम यही आर्गुमेंट यूज करके कह सकते हैं कि चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है। सो छोटा से छोटा वॉल्यूम पर भी चार्ज अगर जीरो है मतलब पूरा एंटायर वॉल्यूम में चार्ज जीरो। सो चार्ज गिवन रिसाइड्स ऑन सरफेस ओनली। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, एनी कंडक्टर, एनी शेप, एनी साइज, when there is no current, electric field is normal to the surface। कोई भी सरफेस है, इसमें करंट अगर नहीं फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल रहता है। इसको हम कंट्राडिक्शन करते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल पर, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट जो है पैरेलल टू सरफेस है, ये सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ एग्जर्ट करेगा। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू फील्ड।
सो कंडक्टर है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फोर्स है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट टू फील्ड ड्रिफ्ट करेंगे, हेंस करंट फ्लो करेगा। लेकिन हमने तो शुरू में ही कहा था कि नो करंट। सो अगर करंट नहीं है तो ये कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, पूरा कंपोनेंट पूरा फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। सो हमने अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या था? व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड ए कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड्स ऑन सरफेस ओनली, राइट। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कोई भी कंडक्टर जहां करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट लेते हैं। चौथा पॉइंट है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर जो है इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, यानी कि कंडक्टर का सभी पॉइंट्स में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। क्या रिलेशन है पोटेंशियल का और इंटेंसिटी का? ये रिलेशन है। और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब dV जीरो रहा, यानी कि V जो है कांस्टेंट रहा। सो अंदर में सभी जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और जब हम सरफेस पहुंच जाते हैं, सरफेस में क्या है? E नॉर्मल है और dr इस तरफ है। सरफेस में इनके बीच का एंगल क्या हो गया? 90। सो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? E dr cos 90। cos 90 जीरो होता है। तो यहां पर भी ये जीरो है, यानी कि dV जीरो है, V कांस्टेंट। सो कोई भी कंडक्टर जहां करंट नहीं फ्लो कर रहा, सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा एंड दैट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोई भी कंडक्टर है, बड़ा सा कंडक्टर है मान लेते हैं, इसके सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हम देखते हैं, निकाल लेते हैं। तो कंडक्टर में चार्ज जो है सिर्फ सरफेस में रहता है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा लिख लेते हैं। तो हमको यहां कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम यहां पर ये जो पूरा बड़ा सा कंडक्टर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक पार्ट A है, छोटा सा सेक्शन से, इसका एरिया कुछ भी है सपोज ds से, और एक जो रिमेनिंग सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो हमारे लिए भी 2 सिस्टम हो गया, एक सिस्टम ये है, एक रिमेनिंग। तो कंडक्टर के अंदर में ये जो पोर्शन हमने लिया, इसके बहुत ही करीब एक पॉइंट लेते हैं, बहुत ही करीब, ऑलमोस्ट टचिंग इट। इसका मिडिल पोर्शन में ऑलमोस्ट टचिंग इट एक पॉइंट लेते हैं। सो यहां लेते हैं, लेकिन आपको ठीक से दिखे तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिस्टेंस दे रहा हूं ताकि आप देख सकें। लेकिन मेंटली आप रखिए कि ये पॉइंट जो है इस पोर्शन का ऑलमोस्ट मिडिल पॉइंट के पास, ऑलमोस्ट टचिंग है। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैं वो इनफाइनाइट शीट वाला फार्मूला यूज करना चाहता हूँ। इनफाइनाइट शीट के लिए फील्ड का क्या फार्मूला है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको यूज करते। और इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी प्लेट आप ले रहे हैं उसके अगर बहुत करीब ले रहे हैं ताकि ये जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिव टू इसका साइज नेग्लिजिबल है, तभी हम इनफाइनाइट फार्मूला लेते हैं। तो इसीलिए ये शीट जो है, ये जो छोटा सा पोर्शन हमने लिया उसके बहुत ही, इसके मिडिल के बहुत ही पास में एक पॉइंट लिया, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो छोटा सा पोर्शन है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस तरफ होगा, अवे फ्रॉम इट। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम इट वैल्यू कितना होगा? इतना। लेकिन हमें तो मालूम है अंदर में हर जगह फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब रिमेनिंग पोर्शन जो है, रिमेनिंग पोर्शन के लिए यहां पर फील्ड सेम वैल्यू है बट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो ये पूरा जो है, पूरा को हमने 2 सिस्टम मान लिया, एक छोटा सा पोर्शन ds और रिमेनिंग पोर्शन। अंदर में फील्ड जीरो होता है, मतलब ये छोटा सा पोर्शन के लिए जो फील्ड है, रिमेनिंग पोर्शन के लिए भी फील्ड का वैल्यू सेम इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और दूसरा बात है, ये जो पॉइंट हमने लिया इसके बहुत ही पास लिया ताकि इनफाइनाइट शीट वाला फार्मूला यूज कर सके। अब फील्ड क्या है? दोनों के लिए सेम है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑपोजिट।
नेट फील्ड जो है 0। सो ई इनसाइड जो है 0। अब एक काम करते हैं, ये जो छोटा सा पोर्शन लिए उसका मिडिल पोर्शन के जस्ट पास बाहर की तरफ एक पॉइंट लेते हैं। पहले अंदर की तरफ लिए, अब बाहर की तरफ लेते हैं। फिर से वही आर्गुमेंट कर रहा हूं, आपको ठीक से दिखाई दिए, सो ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा दूर में दिखा रहा हूं। तो ये जो पोर्शन हमने लिए, ये पॉइंट इसके बहुत करीब है, तो उसका फील्ड यही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग सेम है। आपने क्या किया, ये शीट का थोड़ा सा लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, थोड़ा सा अंदर एक पॉइंट लिया, थोड़ा सा बाहर एक पॉइंट किया, लेकिन ये जो रिमेनिंग जो बड़ा सा पोर्शन है उसके लिए ऑलमोस्ट ये दोनों पॉइंट सेम है। और ऑलमोस्ट वैल्यू जो E2 थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा अंदर या थोड़ा सा बाहर, सेम वैल्यू रहेगा। वैल्यू क्या रहेगा, E2 बाहर की तरफ। तो हमने क्या देख रहे हैं कि अंदर में इस पोर्शन और रिमेनिंग पोर्शन के लिए फील्ड जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसिल हो गया, नेट फील्ड जो है 0 हो गया। लेकिन बाहर में नेट जो है ऐड हो जा रहा है, बाहर में नेट जो है आपका ऐड हो जा रहा है, E1 प्लस E2। सो ये जो है दोनों सेम है, दोनों सेम है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली होगा, नॉर्मली अवे, नॉर्मल डायरेक्शन। इन कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल। वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो सिग्मा का साइन भी देंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। सो फील्ड जो है कोई भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर का सरफेस के पास फील्ड इतना होता। तो ये एक पॉइंट है, याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर, कोई भी शेप, कोई भी साइज, सरफेस के पास ये फील्ड होता है। तो बिकॉज ये फील्ड बाहर की तरफ है तो एक आउटवर्ड प्रेशर भी रहता है। तो हर कंडक्टर में एक प्रेशर रहता है बाहर की तरफ। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसमें फोर्स कितना होगा। तो कोई भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स चाहिए, कोई भी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स चाहिए, तो हम फील्ड ड्यू टू सराउंडिंग लेंगे, अपना फील्ड नहीं लेंगे। तो इसके ऊपर जब हमको इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है, सो फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन लेंगे, यानी कि E2 लेंगे। इसका चार्ज मान लेते हैं Q1 है। सो फोर्स ऑन Q1 अगर निकालना है तो फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन, अपना फील्ड के चलते अपना फोर्स नहीं होता है, सराउंडिंग का चार्ज का चलते जो फील्ड होता है उसके चलते फोर्स होता है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका फील्ड E2 है एंड फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट इज दिस वन। सो फोर्स चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो फोर्स बाय नॉर्मल एरिया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर में एक आउटवर्ड प्रेशर रहता है, और ये प्रेशर का वैल्यू कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर से कंडक्टर एनी शेप एनी साइज, कोई भी शेप साइज अगर इस तरह है, अगर इसमें आप चार्ज दे देते हैं, चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, और जो चार्ज आपने दिया रिसाइड्स ऑन सरफेस ओनली एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि फील्ड हर जगह अंदर में 0। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट पॉइंट। सो जहां रेडियस कम है, जो शार्प टर्न्स है, यहां रेडियस कम है, तो यहां ज्यादा चार्ज आ जाता है। और जो सरफेस जो फ्लैट है, जैसा कि यहां पर बहुत ही नेग्लेक्ट, फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी ही होता है, मतलब यहां चार्ज ऑलमोस्ट नील रहता है। तो जितना ज्यादा कर्व्ड सरफेस है वहां ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो ज्यादा कर्व्ड है
वहाँ ज़्यादा, उसका रेडियस कम होता है, जो जितना ज़्यादा बेंट है। तो इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं शार्प एजेस को अवॉइड करते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक का कोई भी अपैरेटस में शार्प एजेस अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड, भी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा हो जाएगा, इसके आसपास में जो एयर है, आपको मालूम है हर इंसुलेटर जो होता है एक सर्टेन इंटेंसिटी में ब्रेक डाउन हो जाता है, बिकम्स कंडक्टर। सो एयर का जो ब्रेक डाउन है 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इस इंटेंसिटी में ब्रेक डाउन हो जाता है, इट बिकम्स ए कंडक्टर। तो शार्प एजेस अगर हम करेंगे तो यहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहां से चार्ज लीक होगा, और ये जो ल्यूमिनियस ग्लो दिखेगा डिस्चार्ज होते वक्त, इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो भी कंडक्टिंग बॉडी के साथ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं तो वो जो अपैरेटस है उसमें शार्प एजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ज़्यादा चार्ज जम जाता। नेक्स्ट है, कोई भी बॉडी को अगर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है, कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सेंसिटिव है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, तो कोई भी कंडक्टर में किसी भी शेप, किसी भी साइज कंडक्टर में कैविटी अगर है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो कोई भी अपैरेटस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंसिटिव होता है, उसको आप बचाना चाहते हैं, तो उसको आप कंडक्टर के अंदर में एक कैविटी कर दीजिए, और कैविटी को एक इंसुलेटर टाइप कुछ करके, कैविटी यहाँ एक ये आपका सपोर्ट है, इस सपोर्ट में रख दीजिए। सो कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में भी आप ले आइए, जितना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में रीजन में भी ले आइए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो जो अपैरेटस इलेक्ट्रिक फील्ड में सेंसिटिव है, डैमेज हो सकता है, उसको अंदर में रख दीजिए। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड किया गया। तो कंडक्टर का जैसे कि आपने जानते हैं, ऐसा अगर रखे हुए तो यहाँ पर चार्जेज एक्यूमुलेट होगा, और चार्जेज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, पोटेंशियल कांस्टेंट। और फाइनली जब भी हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये चार्ज भी रहेगा तब भी अंदर में फील्ड 0 रहेगा। ये जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिक शील्डिंग में जरूरी नहीं कि वो अनचार्ज हो, चार्ज भी रहेगा तब भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस ओनली सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड इज 0 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, कोई भी एक कंडक्टर है, उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और ये अनचार्ज्ड है, तो चार्ज इंड्यूस्ड हमेशा 0 होगा। तो सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर एट राइट एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर एट राइट एंगल, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर एट राइट एंगल एंड लीव एट राइट एंगल्स। तो यहां से लीव करेंगे। अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है। चार्जेज इंड्यूस जो है, इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे तो बाहर का फील्ड सपोज E था, E एक्सटर्नल था, तो अंदर में नेट फील्ड 0 को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ था और इंड्यूस्ड फील्ड इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इंड्यूस्ड फील्ड इधर है और नेट फील्ड 0 है। इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड दोनों का वैल्यू सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट। सो ये हमने कंडक्टर को डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर लेंगे। उससे पहला क्लास में ये जो पेपर है आज का जो है, इसका प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसका हम डिस्कस करेंगे।